नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एसटी टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप अगर थंबनेल देख करके ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ ये एसटी टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय में ही काम आएगी, तो ये आप मतलब गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो व्याकरण का हमारा टॉपिक होता है वो हमारे सभी एग्जाम में काम आने वाला होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी विषय कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप मान करके चलिए जैसे हमारे सिलेबस में लगा हुआ संधि। अगर जैसे ये रीट का एग्जाम हो सकता है, एचपीएससी पीजीटी का हो सकता है, एचटी टीजीटी पीजीटी हो सकता है, यूपी टेट हो सकता है, सुपर टेट हो सकता है। कोई भी संस्कृत विषय से रिलेटेड एग्जाम जिसमें संधि का टॉपिक पूछा गया है, तो क्या आप ये मान करके चलते हैं कि जो भी संधि आपको करवाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेट में आती है, वही करवाई जाती है? तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हो। तो ये एक तो आप अपने दिमाग से ये सोच निकाल लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक करवाया जाता है व्याकरण का कुछ भी अलग नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको एस्टेट के अनुसार टीजीटी संस्कृत और पीजीटी संस्कृत के अनुसार अगर आपको संधि करवा रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि यूपी टेट की अगर मैं तैयारी करवाने लग जाऊं तो उसमें हमारी संधि बदल जाएगी। सेम सूत्र लगेंगे, सेम एग्जाम्पल होंगे। तो आपको इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है कि जो ये हमारी व्याकरण होती है ये अलग अलग होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप किसी और विषय की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी एस्टेट के विद्यार्थियों के लिए है। स्पेशल एस्टेट के लिए इसलिए डाला गया है क्योंकि एस्टेट की तैयारी कोई करवाता नहीं है यूट्यूब पर। और इससे क्या है कि बच्चों की मानसिक स्थिति यही बनी हुई है सभी की, आप सभी की, कि हम अगर कोई एस्टेट वाला थंबनेल दिखे तभी हम क्लास देखेंगे। इसीलिए ये बस थंबनेल बनाया गया, बाकी आप सभी इस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम शुरू करेंगे उच्चारण स्थान। अभी तक की क्लास में हमने वर्ण परिचय जान लिया है, उससे पहले हमने माहेश्वर सूत्र जाने थे। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार प्रत्याहार निर्माण किस प्रकार से होता है ये हमने सेकंड क्लास में, और क्लास थर्ड में हमने वर्ण परिचय जिसमें हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था। क्लास जो फोर्थ थी हमारी उसमें हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, हमारी क्लास है ये क्लास फिफ्थ। आप सभी थंबनेल में भी देख सकते होंगे ये हमारी क्लास पांचवी है। और इसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा उच्चारण स्थानानी। क्या रहेगा हमारा टॉपिक? उच्चारण उच्चारण स्थानानी। ये हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो उच्चारण स्थान होते हैं वो होते क्या हैं, क्यों इनको उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो उच्चारण स्थान उनको कहा जाता है जो क्या करते हैं, हम जैसे मुख के जिस भी भाग से जिस अक्षर का हम उच्चारण कर रहे हैं उस अक्षर का वह क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे क, तो ये क का उच्चारण हम किस से कर रहे हैं? कंठ से कर रहे हैं। क बोल करके देखिए, तो हम ये कंठ से कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हमें हमारा उच्चारण का मुख का जो भाग है वो पता चल जाएगा जैसे ही हम उच्चारित करेंगे किसी वर्ण को या किसी अक्षर को। तो ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बाकी पूछी नहीं जाती है। डेफिनेशन है मुख के जिस भाग से मुख के जिस भाग से जिस वर्ण या अक्षर का उच्चारण किया जाता है, उच्चारण अर्थात बोलना, उच्चारण किया जाता है, वह भाग क्या है? वह भाग उसी वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? उसी वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान कहलाता है।
क्या है कि उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मुख के जिस भाग से जिस वर्ण या अक्षर का उच्चारण किया जाता है वह हमारा क्या कहलाता है? वह भाग जो है, जिस भाग से उच्चारण किया जा रहा है वही भाग क्या कहलाता है हमारा? उसी वर्ण का, मतलब जो वर्ण हम बोल रहे हैं उस वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे हम कै बोलते हैं तो कै का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। कंठ से हम कै को बोलते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा है इसको भी हम कंठ से बोलते हैं। इचु यशा नाम तालु सूत्र के अनुसार जैसे हमारा ई है तो ये हमारा क्या है? तालु। चय भी हमारा क्या है? चय वर्ग जो हमारा वो सभी तालु है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाएंगे? तालु, कंठ, मुर्दा, ये सभी हमारे जो मुख के भाग है उनसे हम इन सब वर्णों को उच्चारण करते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि उच्चारण स्थान होते क्या हैं। अब हम इनको पाणिनीय शिक्षा के अनुसार और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार किस किस प्रकार से इन उच्चारण स्थानों को बांटा गया है उनको देखते हैं। तो आइए, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इनको 8 उच्चारण स्थानों में बांटा गया है। क्या किया गया है? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इनको 8 भागों में बांटा गया है। वो 8 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इनको 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य उच्चारण स्थान और अभ्यंतर उच्चारण स्थान। इसके बाद इनको जो 8 इनके पार्ट है इनको करेंगे। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने भाग हो जाते हैं हमारे? 8 भाग। कितने भाग? 8 भाग। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 भाग को सबसे पहले हम इनको 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारे हो जाएंगे बाह्य उच्चारण स्थान, बाह्य उच्चारण स्थान, और जो दूसरा है हमारा वो क्या है? हम इनको 1 2 ना देख करके ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे ही स्टार डाल करके। जरूरी नहीं है कि हम इनको 1 2 ही लिखें। तो ये हमारा क्या है? उच्चारण स्थान बाह्य और ये अभ्यंतर। अब बात आती है कि बाह्य में कौन कौन से हैं और अभ्यंतर में कौन कौन से हैं। प्रयत्न नहीं है, सॉरी, अभ्यंतर उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर बाह्य उच्चारण स्थान में किन किन की गणना की जाती है? तो वो हमारे होते हैं उर है, पहला है उर है, दूसरा है हमारा कंठ है, और तीसरा हमारा हो जाएगा सिर है। उर है, कंठ है, सिर है, ये हमारे बाह्य उच्चारण स्थान में गिने जाते हैं। फिर आते हैं हमारे अभ्यंतर उच्चारण स्थान, जिसमें जिह्वा, मूल, दंत, नासिका क्या है? चौथा हमारा जिह्वा मूल, पांचवा हमारा दंत, छठा है नासिका, सातवां हमारा है ओष्ठव, और एक और शेष रहता है, वो कौन सा है हमारा? 8वां तालु। क्या है? तालु। तो ये हमारे 8 उच्चारण स्थान है। और हमसे ये इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रश्न भी इसी प्रकार का आता है कि जो बाह्य उच्चारण स्थान है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उसमें किसकी गणना नहीं की जाती है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो बाह्य उच्चारण स्थान है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 है, उर है, कंठ है और सिर है। और ये सभी क्या है? ये हमारे अभ्यंतर में आते हैं। क्या है? ये सभी हमारे अभ्यंतर में आते हैं। बाह्य में सिर्फ हमारे उर है आएंगे, कंठ आएंगे और सिर आएंगे। ये बाह्य उच्चारण स्थान में गणना की जाती है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने स्थान है, तो टोटल हमारे 8 स्थान हो जाएंगे। और फिर इसको ऐसा नहीं करना है कि मैम हम इनको क्या दे,
तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उन ये जो 8 हमारे भाग है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक है बाह्य उच्चारण स्थान और एक है अभ्यंतर उच्चारण स्थान। बाह्य में हमारे 3 आते हैं, आप ये अच्छे से याद रखोगे, और अभ्यंतर में हमारे ये 5 आते हैं। जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठव और तालु, ये 5 हमारे किस में आते हैं? अभ्यंतर उच्चारण स्थान में आते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार सिर्फ हमसे यही पूछा जाएगा, और हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से हैं या कुछ भी। तो ये क्योंकि ना ही हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो इतना डीपली हमसे नहीं पूछा जाएगा। उच्चारण स्थान के लिए इतना काफी है। अब हम जानते हैं कि उच्चारण स्थान लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रकार के विभाजित किए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं अभी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमारे जो उच्चारण स्थान उनको 11 टाइप में विभाजित किया गया है। कितने? 11 प्रकार। किसके अनुसार किया गया है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। और यही हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहीं आप बोलो मैम उच्चारण स्थान तो हमें दिए ही नहीं गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो हम क्यों पढ़े? तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जरूरी नहीं होता कि एग्जामिनर जो सिलेबस बनाने वाला होता है वो एक एक चीजें आपको लिख करके दे। अगर आपको व्याकरण दी गई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, और पहले भी उच्चारण स्थान से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। और आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ उच्चारण स्थान करेंगे। कल जो हमारी क्लास होगी, कल अर्थात संडे को सॉरी आपकी क्लास नहीं होगी, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। क्या है कि जो जैसे आज हमारा सैटरडे है और संडे को आपकी क्लास नहीं होगी, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। संडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी, चाहे वो आपकी NCERT वाली 11 बजे वाली क्लास हो, या फिर आपकी व्याकरण वाली जो 2 बजे की क्लास होती है, वो कोई भी आपकी क्लास नहीं दी जाएगी आपको संडे को। एक दिन तो हमें भी छुट्टी का मिलना चाहिए, इसलिए संडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे तक क्लास दी जाएगी। तो ये जो आज आपकी ये क्लास है सैटरडे, इसके बाद जो मंडे को आपकी क्लास होगी, मंडे को जो आपकी सोमवार को जो आपकी क्लास होगी, उसमें हम करेंगे जो हमारे ये लगे हुए हैं प्रयत्न। प्रयत्न में कौन कौन से हैं? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इनको हम अच्छे से जानेंगे, बिल्कुल इजी लेवल से। प्रयत्न क्या होते हैं, इनके अंदर किस किस की गणना की जाती है, हम ये मंडे वाली क्लास में करेंगे। संडे को आपकी कोई क्लास नहीं है, और सैटरडे की आज ही आपकी क्लास आपको मिल ही जाएगी 2 बजे। और क्लास को आप शेयर कर दिया करो, आप शेयर नहीं करते हो। अगर क्लास आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे बता दो, थोड़ा सा मैं सुधार कर लूंगी अपने आप में। बाकी मैं अपनी तरफ से तो यही है कि 100% कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप सभी के लिए ये मेहनत चल रही है, मेरा तो कोई काम आने वाला भी नहीं है कि मैं YouTube से अपनी ही क्लासेस को बार बार देखूंगी। मुझे तो ये अच्छे से कंटेंट क्लियर है कि किस प्रकार से हमें करना है, मैं आप सभी के लिए ही कर रही हूँ। तो आप कृपया करके क्लास को शेयर कर दिया करें, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो सिर्फ और सिर्फ बांटने से ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखें। इसलिए आपको जैसे ही क्लास मिलती है, आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, क्लास में कोई क्लास का ग्रुप है वहां पर अवश्य शेयर किया कीजिए। तो आइए हम 11 प्रकार के जो हमारे उच्चारण स्थान है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो सबसे पहले उसमें कौन सा आता है वो जानते हैं। तो लिख लीजिए आप, अगर साथ साथ लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या है? अकू है विसर्जनीयानाम, विसर्जनीयानाम। कंठ है। मैं आपको बता देती हूँ, आप ऐसे याद रखोगे इसको अलग अलग की। ए में कंठ, ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है का उच्चारण स्थान कंठ होता है, वह अर्थात विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इससे क्या है कि आप पजल हो जाओगे। इससे बेटर है कि
आपको टाइम लग सकता है, मुझे खुद याद नहीं हुए थे। जब मैंने पहली बार याद किए थे तो मैंने बार बार इसकी रिवीजन की, तब जाके मुझे एमए क्लास में ये अच्छे से याद हुए। आप सभी को पता है कि बीए के टाइम हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही अगर कोई बीए करके बीएड कर रखी है जिन्होंने, तो उनका जो बेस है वो बिल्कुल ही कमजोर होता है। हम जब एमए में गए थे तो हमसे मैम ने भी यही क्वेश्चन किया था कि अगर आपने एमए ली है, मतलब एमए में आपने एडमिशन करवाया है, वो भी संस्कृत विषय को लेकर, तो क्या सोच करके करवाया है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मेरा तो सपना यही था शुरू से ही कि मुझे संस्कृत की टीचर बनना है। आपका क्या मोटिव रहा है वो आप जानते हो, मुझे नहीं पता है। लेकिन बात ये आती है कि जो हम, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम मैंने तो बीए कर रखी है और बीए करने वाले स्टूडेंट्स को इतना कुछ आता नहीं है, तो ये क्लासेस आप सभी के लिए ही तो बनाई गई है ताकि आप अच्छे से कर सको। तो आपको ये करना है, क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आप, मैं जितने भी आपको आज ये करवा रही हूँ उच्चारण स्थान, उनको क्या कीजिए, एक पेज पर उतार लीजिए, और जहां पर भी आप जैसे ही लाइब्रेरी में पढ़ते बैठते हो, वहां पर आप इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके उस पेज को अपने सामने लगा लीजिए। चाहे वो आपकी लाइब्रेरी हो या आप घर में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी, जिनको याद नहीं हो रहा है। और आपको स्पेशली इस पेज को नहीं पढ़ना है, स्पेशली नहीं पढ़ना है, स्पेशली आपको टाइम नहीं देना कि आप आधा घंटा इसके ऊपर बैठो। आपको सिर्फ जब भी आपका माइंड ऐसे हो कि जब आप फोन से पढ़ रहे हो और आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा हो, तो आप उस पेज को देख लीजिए। देखने से क्या होगा कि आपकी रिवीजन होती जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, इचु यशा नाम तालु, ये सब कैसे याद हो गए हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम इनका, इसको देखते हैं कि अकुह विसर्जनिया नाम कंठ में हमें क्या क्या करना है। तो ये हमारे क्या क्या हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर हम ए का ग्रहण करेंगे, ऐसे ए, और कु से क्या हो जाएगा हमारा, कु से हो जाएगा कै वर्ग। और कै वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं आप सभी को पता है, मैंने कल भी बताया था कै वर्ग क्या है। तो कै वर्ग में आते हैं हमारे कै, ख, ग, घ और ग। तो ये हमारे कै वर्ग में आते हैं। ये सभी, इनका भी अगर ये हमें ग उठा करके दे दिया जाए, फिर पूछा जाए कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका भी कंठ होगा, ये भी कंठ होगा, ये भी कंठ, ये भी कंठ, ये भी कंठ, ये सभी क्या है, कंठ में होते हैं। इसके बाद है, तो है का उच्चारण स्थान भी हमारा क्या हो जाएगा, है का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होगा। और वी से यहाँ पर क्या किया गया है, विसर्ग से यहाँ पर क्या किया गया है, विसर्ग। जो विसर्ग होती है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कभी कभी हमें एग्जाम में इस प्रकार भी दे दिया जाता है कि विसर्ग दे दी जाती है और हम सोचते हैं विसर्ग की भी कोई साउंड होती है, तो हाँ होती है। विसर्ग को कंठ से उच्चारित किया जाता है, क्योंकि विसर्ग आप सभी को पता है, जैसे ही हम बोलते हैं, जैसे राम है शब्द है, राम, और इसके पीछे विसर्ग लगी हुई है। तो अब मुझे ये बताइए, आप इसको जब बोल लोगे तो इसकी साउंड, जो अंत में साउंड है, इसकी किस प्रकार की साउंड आएगी, राम है। क्या आएगी, राम है। सीधा राम नहीं बोलेंगे, क्या आएगी, राम है। तभी विसर्ग का पता लगेगा। तो राम है हम इसी प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से नहीं लिखते कि आप सोचो कि राम है बोला जा रहा है तो हम इस प्रकार से इसको लिख दे, तो ये सरासर गलत है। क्या है, गलत है। तो इतना तो हम सभी को पता है, हम संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो जो विसर्ग की साउंड होती है वो है होती है। और है हमें पता ही है कि है हमारा क्या है, कंठ से उच्चारित किया जाता है। तो जो हमारी विसर्ग है वो भी किससे उच्चारित की जाती है, कंठ से ही उच्चारित की जाती है। किससे की जाती है, कंठ से ही उच्चारित की जाती है। अब बोलोगे मैम हमें याद तो नहीं रहता है कि जो हमारा कै वर्ग है क्या ये कंठ से उच्चारित किया जाता है। तो आप ये याद रख लीजिए, ये देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो हमारा कै वर्ग है ये कै अक्षर से शुरू हो रहा है, और कै से शुरू होने वाला हमारा जो अक्षर है ये क वर्ग, ये कै से कंठ, इसको हम मान करके चल सकते हैं, कै से कंठ। तो इस प्रकार भी हम इसको याद रख सकते हैं, आपको अच्छे से याद रहेगा। आई होप आप सभी को ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं कि जो हमारे, जैसे है का मैंने बता दिया, विसर्ग किस प्रकार से याद रखना है ये भी बता दिया, और कै वर्ग किस प्रकार से याद रखना है, कै वर्ग से, अर्थात कै वर्ग अर्थात कंठ, सेम सेम साउंड है दोनों की। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। इसमें और कुछ जानने की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए, कै वर्ग, है और विसर्ग,
इन चारों में क्या लगता है, इन चारों में हमारा कंठ का स्थान होता है। तो हमसे प्रश्न भी इसी प्रकार से पूछा जाता है कि या तो इस प्रकार का दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा कंठ से उच्चारित होने वाला शब्द नहीं है, या फिर इस प्रकार से दे दिया जाता है कि कंठ से उच्चारित होने वाला अक्षर या वर्ण कौन सा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। आई होप आपको ये पहला समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है इचू यशानाम तालुहु। क्या है, इचू यशानाम तालुहु। इचू यशानाम तालु। इचू यशानाम तालु, ये हमारा दूसरा सूत्र है। अब हम इसको किस प्रकार से जानेंगे। जो हमारी ये ई है, ई, ये क्या है, ये भी तालु है। च से हम क्या ग्रहण करेंगे, च से हम करेंगे च वर्ग। और च वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं आप सभी जानते हैं। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ और ई। तो ये हमारे क्या है, च वर्ग है। इसके बाद यह आता है हमारा इचूय। तो यहाँ पर च में यह है, तो ये का जो स्थान है वो क्या है, तालु और श। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, तालव्य श बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तालव्य श हम इसको बोलते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान है, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है, तालु। तालु जिनको हम ये बोलते हैं ऊपर वाला हिस्सा, जिनको हम तलवा बोल देते हैं, तालु, ये हमारा तालु होता है। इससे हमारा क्या किया जाता है, इनका उच्चारण जैसे च, छ, ज, झ, ई। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे हो जाएंगे सभी तालु से उच्चारित होने वाले। तो आपको इन चीजों को याद नहीं रखना है कि आप इन चक्रों में पढ़े। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये सूत्र, इचू यशानाम तालु। अब मेरे साथ बोलिए 2-3 बार, इचू यशानाम तालु, इचू यशानाम तालु, इचू यशानाम तालु। तो इससे क्या होगा कि आपका जब आप बार बार रिपीटेशन करोगे इस वर्ड की, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा और आपको पजल होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर इचू यशानाम तालु अगर आपको याद हो रहा है तो आप ई से ई, चू से च वर्ग, य से य और श से स। अगर हमसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से तालव्य श, मूर्धन्य श, ये जो श है वो कौन कौन से है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये श सबसे पहले हमारे पास ये श आया है, तो ये श कौन सा है, ये श हमारा तालव्य श। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। कभी कभी हम इसको सिर्फ और सिर्फ ये बोल देते हैं कि ये क्या है, ये दुए वाला स है। लेकिन ये क्या है कि एक अगर टीचर बनने जा रहे हो और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये श कौन सा है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि दुआ वाला स है, या फिर दुआ वाला ही स बोलते हैं, या फिर आप शलगम वाला स बोलो। तो इससे बेटर है कि आप सीधा ये बोलो कि ये तालव्य स है, जिसको हम तालु अर्थात तालव्य स। तो इससे क्या होगा कि इससे जो सामने वाला है, चाहे वो इंटरव्यू लेने वाला हो या कोई भी हो, उनको ये लगेगा कि हाँ आपको संस्कृत विषय की नॉलेज है। इसलिए आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि दुए वाला स है, आपको ये बोलना है कि ये तालव्य स है। तो आइए अब हम करते हैं तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है हमारा रिटूर साणा मुर्दा। क्या है तीसरा सूत्र, रीटू शाणाम, रीटूर शाणाम मूर्धः। क्या है, रीटूर शाणाम मूर्धः, ये हमारे सूत्र है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, री, क्या है सबसे पहले हमारी री।
तो अगर हमसे पूछ लिया जाए री की जो स्थान है, उच्चारण स्थान, वो कौन सा है, तो ये हमारा मूर्धा हो जाएगा। फिर है हमारा ट वर्ग। तो ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ट वर्ग में हमारे आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। तो ये हमारे किस में आते हैं? ट वर्ग में आते हैं। फिर हमारा आता है र और फिर हमारा आता है श। तो ये जब जो सभी है ये क्या है हमारे? ये हमारे हैं, सॉरी यहाँ पर र नहीं आएगा, ये र सिर्फ और सिर्फ होगा यहाँ पर, र भी होगा यहाँ पर और श भी। तो ये क्या है हमारे? ये हलंत नहीं है। वैसे जो हमारे व्यंजन है वो इनको इस प्रकार से ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये श इसी प्रकार से होगा। कहीं आप ये सोच लो कि ये श पूरा है, ऐसा ही पूरा नहीं होगा ये, इसके अंदर ए नहीं होगा, ये बिना ए के ही होता है, तभी ये हमारा क्या है? व्यंजन कहलाता है और मूर्धा कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? रिटूर शाणा मूर्धा। तो यहाँ पर रिटूर शाणाम में री से यहाँ पर हमने री उठा लिया है, टू से हमने ट वर्ग उठा लिया है। जो ट, ठ, ड, ड, न, अगर हमें ये अक्षर उठा करके पूछ लिया जाए कि ढ में कौन सा उच्चारण स्थान है, तो ये हमारा हो जाएगा मूर्धा। तो हमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद रखना है, रिटूर शाणाम मूर्धा। क्या है? रिटूर शाणाम मूर्धा। और आप अगर सूत्र को है ना, आप सिर्फ और सिर्फ याद करके ही नहीं चलोगे, आप सूत्र को लिख करके भी देखोगे। इससे क्या है कि जो श आ रहा है हमारा बार बार में, जैसे इचूय शाणाम में श आया है, रिटूर शाणाम में भी हमारा स आ रहा है, तो आप क्या है कि कहीं ये गड़बड़ ना कर दो कि रिटूर शाणाम में यहाँ पर आप ये वाला स लगा दो और इचूय शाणाम में आप ये वाला श लगा दो, तो ये गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आपको लिख लिख के भी अवश्य देखना है, जिससे आपकी ये गलती नहीं होगी और आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सा जो सा हमारा स है वो हमारा मूर्ध है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है, अभी तक हमने श इसको देख लिया है, तो ये हमारा स है तालव्य स और ये श है हमारा मूर्धन्य श। तो हमें इसको इस ऐसा नहीं बोलना कि ये हमारा पेट कटा श है या फिर षटकोण वाला स है, इसको हमें क्या बोलना है? मूर्धन्य श बोलना है, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श। और यहाँ पर रिटूर शाणा में आप समझ गए होंगे इस सूत्र में कौन कौन से आते हैं? री, ट वर्ग, र और श, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? मूर्धा कहलाते हैं। अब हमारा आता है चौथा सूत्र, जिसमें आते हैं लितु लशानाम दंत है। चौथा सूत्र क्या है? लितु लशानाम दंत है। ऋतु लसानाम दंत है, ऋतु लसानाम दंत है। तो यहाँ पर सबसे पहले लरी दी हुई है। लरी हमारा क्या है? एक स्वर है। लरी, लरी की गणना आप कहीं ये सोचो कि इसके ऊपर तो ल लगा हुआ है, नीचे री है, तो ये व्यंजन होगा, नहीं, ये व्यंजन नहीं है, ये क्या है? स्वर है। सॉरी, ये क्या है हमारा? लरी हमारा एक स्वर है। तो यहाँ पर लरी हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है? तू। तू से क्या ग्रहण किया गया है? तू से ग्रहण किया गया है तवर्ग। क्या किया गया है? तवर्ग। और तवर्ग में क्या क्या आते हैं? तवर्ग में आते हैं त, थ, द, ध और न। तो ये हमारे किस में आते हैं? तवर्ग में आते हैं। इसके बाद ये हमारा स है। क्या है हमारा? ये श है और ये ल। तो ये ल भी हमारे इसके अंदर आएगा और ये स भी। और स अभी तक हमने पहले भी दो स जान लिए हैं। और ये स कौन सा है? तो इसको हम स्लेट वाला या सपेरे वाला स नहीं बोलेंगे। ये कौन सा स है? ये दंत है। और जब आप स का उच्चारण करोगे तो दंत से इसका उच्चारण होगा। तो ये हमारा क्या है? दंत है, श है, इसको हम दंत है श बोलेंगे। और ऋतु लशानाम दंत है, इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्या है? ऋतु लशानाम दंत है, जिसमें लृ से हमारा लृ स्वर ग्रहण किया गया है, तू से तर्ग ग्रहण किया गया है और ल से ल और स से स। तो यहाँ पर स हमारा किससे साउंड हो रहा है? दंत है से साउंड हो रहा है। और अगर हमसे ये भी पूछ लिया जाए कि थ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये हमारा दंत है।
क्यों है? क्योंकि लरितु लशानम दंत है और तय वर्ग में थ आता है, द आता है, ध आता है, न आता है, ये सभी है। और जो ये अंतिम पांचवें अक्षर दिए गए हैं ना आपको, इनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से दो होते हैं, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अभी हमने 4 सूत्र जान लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए और आप मुझे कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अब हमारा आता है पांचवा, उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। क्या है? उपपद मानीयानाम ओष्ठौ। तो यहाँ पर क्या ग्रहण किया गया? सबसे पहले हमारी है ऊ। क्या है? ऊ। ये हमारा पांचवा सूत्र आ चुका है। उसके बाद है पू से, यहाँ पर क्या ग्रहण किया है? पू से पवर्ग। पू से पवर्ग। पवर्ग में क्या है? पै, फै, बै, भै और मैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? पवर्ग में आ जाएंगे। इसके बाद क्या है? उपपदमानीयाना और उपदमानीय। क्या है? उपदमानीय। ये सभी हमारे क्या है? ये सभी ओष्ठ ओष्ठ से गिने जाते हैं, सॉरी, ओष्ठ ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ओष्ठ अर्थात ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं प, फै, भै, भै। तो ये क्या है हमारे, जब हम इनको बोल रहे हैं, इनकी जब साउंड आ रही है तो क्या हो रहा है कि इनको हम होठ से बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? होठ से बोल रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बोल करके भी देख सकते हैं, अगर वैसे आपको ये उच्चारण स्थान याद नहीं रहते हैं तो आप इनको अच्छे से बोल करके देख सकते हैं। जब आप इनको बोल करके देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किससे उच्चारित हो रहे हैं। जैसे आप ऊ बोलोगे तो ऊ भी हमारे होठ की एक शेप हो रही है, और किस प्रकार की हो रही है? इस प्रकार की। बोल करके देखिए, जैसे मेरे मुंह की तरफ देखिए, ऊ। तो यहाँ पर जो मेरा फेस है वो कैसा हो रहा है? गोल गोल हो रहा है। तो ये हमारा ऊ है। इसी प्रकार अगर हम पै का उच्चारण करते हैं तो पै बोलते हैं, पै। तो पै, होठ हमारे हिल रहे हैं दोनों, तो ये हमारे पै हो जाएंगे। इसी प्रकार फै, बै, भै, मैं। तो ये पांचों क्या है? हमारे ओष्ठ अर्थात होठों से बोले जाते हैं। और उपदमानीय भी हमारा किससे बोला जाता है? ये भी हमारा होठ से ही उच्चारित किया जाता है। अब आता है हमारा छठा सूत्र, जिसका नाम है एदैतौ कंठ तालु। आज ही बारिश हुई है यहाँ पर, फिर भी इतनी गर्मी है, बस पूछो मत। क्या है छठा? एदैतौ कंठ तालु। एदैतौ कंठ तालु। तो ये क्या है हमारा? ये जो एदैतो दिया हुआ है, ये दो उच्चारण स्थानों से उच्चारित किया जाता है। कौन कौन से? कंठ और तालु से। तो वो हमारे ये एदई का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा ए और ऐ। क्या है? ए और ऐ, ये दोनों क्या है? कंठ और तालु से उच्चारित किए जाते हैं। आप बोल करके देखिए, ए, ऐ। तो ये दोनों स्थान पर क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं हमारे, ए, ऐ। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये दोनों उच्चारण स्थान सही होंगे, कंठ और तालु। हमें कभी कभी ये भी दिया जा सकता है कंफ्यूजन करने के लिए, कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान, और ऑप्शन में हमें दिया गया कंठ, ऑप्शन नंबर 2 मुर्दा, ऑप्शन नंबर 3 तालु, ऑप्शन नंबर 4 ओष्ठ।
और फिर हमें फिर ऑप्शन दिए गए जिसमें ये लिखा गया कि एक, जैसे मैं दे ही देती हूँ आपको, एक एवं तीन, आपको दिखाई भी दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूँ ये ऑप्शन जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर क्या है, पहला है हमारा एक एवं तीन, दूसरा है हमारा एक एवं चार, सी ऑप्शन है हमारा दो व तीन, और डी है हमारा तीन एवं चार एवं चार। समझ जाइए आप यहाँ से चार। तो ये क्या है हमारा, इस प्रकार से हमसे पूछा जा सकता है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए और आई है ये दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं, कौन कौन से, कंठ से और तालु से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एक और तीन। एक और तीन कहाँ पर है हमारा, ये रहा, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया हमारा छठा सूत्र, ए दई तो कंठ तालु। अब हमारा आता है सातवां। सातवां क्या है, सातवां है ओदौ तो कंठोष्ठ। क्या है, ओदौ तो कंठोष्ठ। तो यहाँ पर कंठ और ओष्ठ से दो साउंड की जाती है, तो ये हम देखते हैं। ओ दौ तो कंठोष्ठ। क्या है, ओदौ तो कंठोष्ठ। तो यहाँ पर ओदौ तो क्या है, कंठोष्ठ। तो यहाँ पर ओ और दौ से क्या ग्रहण किया गया है, ओ और औ को ग्रहण किया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओ और औ। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, ये दोनों हमारे कहलाते हैं कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, कंठोष्ठ। कंठ से भी ये उच्चारित किए जाते हैं और ओष्ठ से भी ये उच्चारित किए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओदौ तो कंठोष्ठ, आपको इसी प्रकार से याद रखना है, ओदौ तो कंठोष्ठ। सातवां सूत्र हमारा ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम आठवें पर, जो जिसका नाम है, आठवां सूत्र कौन सा है हमारा, आठवां सूत्र है हमारा वकारस्य, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्ट। जो वकार है हमारा वो क्या किया जाता है, दंत और ओष्ठ दोनों से क्या किया जाता है, उच्चारित किया जाता है वकार। वकार से यहाँ पर क्या है, जैसे हमने क लिख दिया, तो क को हम जब संस्कृत में बोलेंगे तो इनको सीधा क नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, ककार, ककार। तो कार शब्द लगा करके हम इनको उच्चारण करते हैं, इसीलिए यहाँ पर वकार का उच्चारण इस प्रकार से किया गया है कि हम सीधा और सीधा सिर्फ यही मीनिंग लेकर के चलेंगे कि जो हमारा वह है, वह क्या है, वह। तो वह का उच्चारण स्थान क्या है, वह का उच्चारण स्थान है हमारा दंतोष्ठ। आपको ये चक्कर में नहीं पड़ना कि ये कारस्य क्या है, इतना वर्ड दे रखा है और सिर्फ यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही बताया है। तो ये सिर्फ संस्कृत में बोलने के लिए हो जाता है, जैसे तकार है, ककार है, रकार है, पकार है। तो ये कार मतलब जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं उनको उच्चारित करने के लिए कार शब्द लगाया जाता है पीछे। तो यहाँ पर जो हमारा वह है ये क्या है, दंत ओष्ठ है, अर्थात दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। इसके बाद है हमारा नौवां सूत्र, यम गणना नाम नासिका च। क्या है, यम य मैं ग न ना नाम, यम गणना नाम नासिका च। और च क्यों ग्रहण किया गया है ये मैं आपको बताती हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि यहाँ पर च शब्द का ग्रहण क्यों किया गया है। तो यहाँ पर च शब्द को इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं कि जो हमने अभी तक, जैसे हमने 5 कवर्ग
तवर्ग, चवर्ग ये सभी पढ़े थे हमने, कूचू टू तुपू ये सभी पढ़े थे, तो उनके अंदर भी हमारे ये सभी थे। जैसे च वर्ग में ये था, पवर्ग में ये था, कवर्ग में ये था, और टवर्ग में ये था, और नए किस में था, तवर्ग में। तो ये सभी हमने उसमें भी पढ़े हैं। तो इनका अगर हम अलग अलग उच्चारण स्थान मान ले तो इनका दो दो उच्चारण स्थान हो जाएगा। क्या क्या उच्चारण स्थान होगा? यह का अगर हम मान ले तो आप ये लिख लीजिए, यह का उच्चारण स्थान क्या होगा कि यह कहाँ पर था, चवर्ग में था, और च का उच्चारण स्थान क्या था, इचु या शानाम तालु, तो यहाँ पर ये तालु भी हो जाएगा और नासिका भी। और ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए आपको अच्छे से बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। फिर आप बोलोगे कि मैम आपने बताया था और हम एग्जाम में जाकर के भूल गए, हमने रिवीजन नहीं किया। तो आपको अच्छे से बता रही हूँ, आप अच्छे से इसको लिख लीजिए। यह हमारा क्या है, यह हमारा तालु भी है और नासिका भी है, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा भी है इचू ये शानम तालु। तो चवर्ग में क्या है, चवर्ग हमारा तालु से ही साउंड होता है, तो चवर्ग में इसकी भी गणना की गई थी, ऐसा नहीं था कि इसको हटाया गया था। इसलिए ये किस किस से साउंड होगा, इसका उच्चारण स्थान कौन कौन सा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा तालु और नासिका। अब बारी आती है मैं, तो मैं हमारा क्या है, उपपद मानिया नाम ओष्टौ, तो यहाँ पर क्या है, उपपद मानिया नाम ओष्टौ, तो यहाँ पर जो हमारा मैं हो जाएगा वो हमारा ओष्ट से और नासिका दो से उच्चारित होगा, ओष्ट और नासिका। फिर हमारा ये तीसरा आता है ग, तो ये हम किस प्रकार से उच्चारण करेंगे, तो इसका ये हो जाएगा हमारा कंठ, क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, और फिर हो जाएगा हमारा ये नासिका, तो है ही ये। तो ये हमारा हो जाएगा कंठ और नासिका से उच्चारित होने वाला। और न हमारा हो जाएगा न, ट वर्ग में आता है, ट ठ ड ड न, और ट किस में आता है, ऋतु ऋषाणा मुर्दा में, तो ये हमारा हो जाएगा मुर्दा, और क्या हो जाएगा, नासिका। और फिर आता है हमारा न, और न किस में आता है, न हमारा आता है तवर्ग में, किस में आता है न हमारा, न हमारा आता है तवर्ग में। और तवर्ग किस में आया था, ऋतु लशानम दंत है, तो ये हमारा दंत हो जाएगा और नासिका हो जाएगा। तो ये आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको ऊपर वाले 5 सूत्र याद होने चाहिए, उसके बेसिस पे आप अच्छे से देख सकते हो। क्योंकि हमने जहां पर भी तवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग ये पढ़े हैं, उनका जो उच्चारण स्थान होगा वही हमारे इनका भी होगा। और फिर जो दूसरा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा नासिका। क्या हो जाएगा, नासिका। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि ये जो यम गणना नाम पंचम अक्षर है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो इन पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान हमारा नासिका है। और अगर दो दो ऑप्शन में दे दिए जाए तो दो दो ये हो जाएंगे आपके, और ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। आई होप आप सभी को दिखाई भी दे रहे होंगे ये सभी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आता है हमारा आगे वाला सूत्र, जिसका नाम है जो 10वां है, वो क्या है, वैकल्पिक भी माना जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें 11 ही पढ़ने हैं। तो ये क्या है, नासिका अनुस्वारस्य च, क्या है, नासिका। इसको अलग भी मान सकते हैं और इसी के अंदर भी माना जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नासिका अनुस्वारस्य च। क्षमा करना, इसको हम 10वें नहीं, इसमें हम इसको हम 9वें में ही गिनेंगे। जो हमारा सूत्र था यम गणना नाम नासिका च, तो यहाँ पर यही बताए गए हैं कि जो पंचम अक्षर है इनको हम अनुस्वार भी जानते हैं और इनको हम नासिका से भी उच्चारित करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे हम ग बोलते हैं तो ये हम नासिका भी बोलते हैं, और इनको हम अनुस्वार लगा करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से भी इनको लिखा जा सकता है। तो ये 9वें के अंदर ही इंक्लूड है, इनका कुछ अलग से नहीं है। अब हमारा आता है 10वां सूत्र, जिसका नाम है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। क्या है 10वां, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम।
जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। तो ये हमारा 10वां जो है सूत्र हो जाएगा। जिह्वामूल किसको कहा जाता है? जिह्वामूल कहा जाता है कै और ख के आगे आने वाली अर्ध विसर्गों को क्या कहा जाता है? जैसे ये अर्ध विसर्ग इस प्रकार से बनती है, हमारी जो पूर्ण विसर्ग होती है ना वो इस प्रकार से होती है। और हम उसको लिख कैसे देते हैं किसी भी शब्द के विषय, जैसे मैंने राम है लिखा, तो राम है को हम क्या कर देते हैं, बस एक बिंदी बिंदी लगा देते हैं दो। लेकिन क्या होती है रियल में हमारी विसर्ग इस प्रकार से होती है। तो अगर हम इनको जब ये हमारी विसर्ग इस प्रकार से है, इस प्रकार से, तो हम इनको अगर आधा करते हैं तो ये हमारी इसी प्रकार से बनती है, तो हम इनको अर्ध विसर्ग कहते हैं। और अर्ध विसर्ग ही क्या कहलाती है? कै से पहले आने वाली अर्ध विसर्ग और ख से पहले आने वाली जो अर्ध विसर्ग है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको ही हम जिह्वामूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिह्वामूल कहते हैं। ये हमारी अर्ध विसर्ग होती है, इनको अर्ध विसर्ग बोला जाता है। और ये कहाँ पर लगती है? सिर्फ और सिर्फ कै और ख से पहले ही लगती है और कहीं पर भी नहीं लगती है। कै और ख से पहले लगने वाली जो भी हमारी अर्ध विसर्ग है, इनको जिह्वामूल कहते हैं। इसके बाद हमारा सूत्र आता है आगे उपदमानीय। उपदमानीय क्या है? उपदमानीय हमारा है, उपदमानीय क्या है? उपदमानीय का सिंबल किस प्रकार का होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो उपदमानीय हमारा है ये, और ये किसके पहले आता है? तो ये हमारा आता है पै और ये फै। पै और फै से पहले आने वाली जो हमारी अर्ध विसर्ग होती है वो क्या कहलाती है? उपदमानीय। और कै और ख से पहले आने वाली हमारी क्या कहलाती है? कै और ख से पहले आने वाली जिह्वामूल्य कहलाती है। तो ये आपको याद रखना, ये हमारी क्या है? जिह्वामूल्य। जिह्वामूल्य। और ये क्या है? ये हमारी उपदमानीय है। क्या है? उपदमानीय। आई होप आप समझ गए होंगे। पै और फै से पहले आने वाली उपदमानीय। आपको ऐसे याद नहीं रहता तो देखिए, यहाँ पर भी पै दिया हुआ है और यहाँ पर भी पै है, तो यहाँ पर आप पै से पै वर्ग ग्रहण करके पै और फै याद रख सकते हैं। और ये हमारी कैक है, क्या है? जिह्वामूल्य है। क्या है? जिह्वामूल्य है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर। धन्यवाद।